प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग हिंदी 12वीं की हिंदी की गद्य गरिमा पर बात करेंगे और गद्य गरिमा में प्रकरण में राष्ट्र का स्वरूप जो पहला प्रकरण है, पहला अध्याय है, राष्ट्र के स्वरूप पे हम लोग बात करेंगे। गद्य गरिमा पढ़ने से पहले हम लोग को एक ध्यान दे देना है कि गद्य गरिमा से जो भी प्रश्न आते हैं, दो तरह के लेखक का परिचय आएगा। दूसरा, जो निबंध दिया है या गद्यात्मक जो भी कृति दी हुई है, ललित निबंध दिया है या व्यंग दिया है या रिपोर्टाज दिया हुआ है, उससे गद्य खंड आएंगे। उस गद्य खंड को हमें पढ़ करके पहचानना है, पहले पढ़ लेना है, पहचान लेना है, और उस पर आधारित 5 प्रश्न होंगे और 5 प्रश्न 2-2 अंकों के होंगे। तो हमको ध्यान ये देना है कि जो गद्यांश दिया हुआ है उसी गद्यांश में उसके उत्तर छिपे हुए हैं, उन 5 प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं, इसलिए हमें उस गद्यांश पर फोकस करना है। सबसे पहले तो हमें अध्याय के मूल भाव को समझना होगा। मूल भाव समझने के पश्चात जब हम संपूर्ण अध्याय को 2-3 बार 4 बार पढ़ लेंगे स्वयं से, तो उसके मूल भाव को समझने का प्रयास करेंगे। मूल भाव समझने के पश्चात हम प्रश्नों के स्वरूप को समझेंगे कि प्रश्न किस प्रकार के हैं और उस जो गद्यांश है उसमें उत्तर क्या छुपा हुआ है, इसको समझेंगे। आज हम लोग राष्ट्र के स्वरूप के मूल जो उसमें अंश छुपा हुआ है उस चीज़ को पहले अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम लोग प्रश्न एक अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार से उन 5 प्रश्नों को हम हल करेंगे, और हल करना जब जान जाएंगे तो हमें कहीं से भी अगर कोई गद्यांश आता है उस अध्याय से तो हम आसानी से उसे हल कर लेंगे। कंपटीशन की परीक्षाओं में जाते हैं तो अपठित गद्यांश आते हैं और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम उस अपठित गद्यांश कैसे उत्तर उससे निकालें, इस कला को भी हमें अपने अंदर विकसित करनी है। इस प्रकार से हमें अध्ययन करना है गद्य गरिमा का। हम सबसे पहले आपकी जो गद्य गरिमा से प्रश्न हमको मिलते हैं तो एक जीवन परिचय मिलता है जो 5 अंकों का होता है। जीवन परिचय भी मात्र 100 शब्दों में ही 80 शब्दों में लिखना होता है, 80 से 100 शब्दों के बीच में उसको लिखना होता है। और हमें ध्यान देना है कि लेखक का मूल जो जन्म है, स्थान है, मृत्यु कब हुई, उनकी कृतियाँ क्या हैं, उनका साहित्यिक अवदान क्या है, जो मूल चीज़ें हैं वो न छूट पाए हमसे और हम अच्छे प्रकार से उसे व्याख्यायित कर ले जाएं। तो राष्ट्र के स्वरूप के जो लेखक हैं वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इनका जन्म 7 अगस्त 1904 को हुआ था। जन्म स्थान इनका खेड़ा है। खेड़ा जो मेरठ जनपद, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में पड़ता है। इनकी शिक्षा दीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की और लखनऊ विश्वविद्यालय से ये पीएचडी और डीलिट की उपाधियां इन्होंने प्राप्त की। 26 जुलाई 1967 को इनका निधन हो गया। इनका साहित्यिक परिचय ये है कि जो ये भाषा प्रयुक्त करते थे अपने निबंधों में वो शुद्ध परिष्कृत हुआ करता था, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया करते थे। और जो अधिकतर इन्होंने निबंध ही लिखे हैं, पत्रों का संपादन किया है, पुस्तकों का संपादन किया है इन्होंने। तो जो इन्होंने शैली इनकी है वो 2 प्रकार की शैली का इन्होंने प्रयोग किया है, विचारात्मक और गवेषणात्मक। विचारात्मक शैली में जो प्रयोग किया है उसमें विचार प्रधान निबंध लिखे गए हैं। विचारों की प्रधानता है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र का स्वरूप वो भी विचारात्मक निबंध है। गवेषणात्मक जो निबंध हुआ करते हैं वो खोज परक निबंध
हमें दिखाई देता है। और चूंकि इनकी शैली विचारात्मक और गवेषणात्मक रही है, इस वजह से ये सदैव साहित्य में हम लोग याद करते रहते हैं इनको। इनकी रचनाएं पृथ्वी पुत्र, कल्पलता जो निबंध संग्रह है, ध्यान दीजिए आपका जो निबंध है राष्ट्र का स्वरूप, इसी पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, वाग्धारा आदि इनके निबंध संग्रह हैं। जिन पर इन्होंने शोध ग्रंथ लिखे वो है पाणिनि कालीन भारतवर्ष। पाणिनि कालीन अध्ययन किया था, साहित्य का अध्ययन किया था, और ये इनकी पुस्तक है, शोध संपादित ग्रंथ है। और इनका जो संपादन है वो बहुत ही एक पुस्तक जायशीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संपादन है इनका। बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, इस पुस्तक का भी इन्होंने संपादन किया था। तत्पश्चात हम अपने जो पाठ्यक्रम में निर्धारित राष्ट्र का स्वरूप है उस पर आते हैं। ये एक विचारात्मक निबंध है, इसमें विचार प्रधान निबंध है ये राष्ट्र का स्वरूप। निबंध आप जानते ही हैं कि कहा जाता है निबध्यते इति निबंधनम, जो भली प्रकार से बधा हो उसे निबंध करते हैं। जो व्यवस्थित हो, सुसज्जित हो, भली प्रकार से उसे बांधा गया हो उसे निबंध कहा जाता है। तो जहां विचार अच्छी प्रकार से बांधा गया हो, विचारों को अच्छे प्रकार से रखा गया हो, वो विचारात्मक निबंध है। और राष्ट्र का स्वरूप एक विचारात्मक निबंध है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और लेखक आपको पता हो ही गया कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके रचयिता हैं। इसमें लेखक ने 3 तत्वों के बारे में जिक्र किया है। 3 तत्वों के द्वारा इस अध्याय को बुना है। जो राष्ट्र का स्वरूप है उसका निर्धारण कैसे हो, किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उस पर इन्होंने विचार किया है। सबसे पहले इस निबंध में पृथ्वी पर विचार किया है कि राष्ट्र के स्वरूप के निर्धारण में पहला तत्व जो आता है वो पृथ्वी है। पृथ्वी होना आवश्यक है। बिना भूमि के, बिना पृथ्वी के हम राष्ट्र के स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरा तत्व जो हमारे सम्मुख आता है वो है जन, मनुष्य। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना संभव नहीं है। इसलिए पृथ्वी और जन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो पृथ्वी के साथ जन का होना राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। तीसरा जो तत्व है वो है संस्कृति। ये दोनों चीज हो और संस्कृति न हो, पृथ्वी हो, जन हो और संस्कृति न हो, तब भी हम एक व्यवस्थित, एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्र के स्वरूप का निर्धारण तभी होता है जब ये तीनों तत्व, पृथ्वी, जन और संस्कृति का ताना बाना ठीक प्रकार से बुना गया हो। हम सबसे पहले जो राष्ट्र के स्वरूप का पहला अंग है भूमि, उस पर हम विचार करेंगे। भूमि जो हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो फैली हुई भूमि है उसी से राष्ट्र का निर्माण हुआ है। और ये कितना महत्वपूर्ण है ये हम आप भली प्रकार जानते हैं कि इसी भूमि पर हम रहते हैं, निवास करते हैं। इसी भूमि से हमें अन्न, भोजन, जल सब कुछ प्राप्त होता है। हमें वायु चाहिए तो इसी भूमि पर उगे हुए पौधों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। हमें जल चाहिए तो नदियों के माध्यम से, या नदियों के वाष्पित जल आकाश में जाएंगे, मेघ बनेंगे, फिर बरसेंगे, इस धरती पर आएंगे तो हमें जल प्राप्त होंगे। अन्न जो प्राप्त होगा इसी धरती पर हम उगाते हैं, इसी धरती को कोड़ते हैं, गोड़ते हैं, उगाते हैं, तब हमें अन्न भी प्राप्त होता है। इसलिए हमारे भरण पोषण के लिए, हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए
ये अस्तित्व के लिए जुड़ा हुआ, अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। हमारा अस्तित्व तभी है जब ये धरती है। इस धरती के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए ये धरती बहुत ही आवश्यक है, पृथ्वी बहुत आवश्यक है इस राष्ट्र के स्वरूप के लिए। और जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं, चाहे वो मणि माणिक्य हो, सोने हो, चांदी हो, गहने हो, या कोई बहुमूल्य पत्थर ही क्यों ना हो, वो हमें इस धरती से ही प्राप्त होती है। इसीलिए हम वसुंधरा इसे कहते हैं, जो वसुओं को धारण करती है, अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करती है। ये सारे रत्न इसी में भरे पड़े हैं। हम इसकी खुदाई करके इससे कोयला भी निकालते हैं और हीरा भी निकालते हैं। हम इससे सोना भी निकालते हैं, चांदी भी निकालते हैं। हमें इसी से घर बनाने के लिए लकड़ियां भी प्राप्त होती हैं। इसी से हमें बालू भी प्राप्त होगा, सीमेंट भी प्राप्त होगा। जो भी हमारे जीवन की आवश्यक चीजें हैं इसी धरती से मिलती है। इसीलिए हम इसे वसुंधरा भी कहते हैं। और हमारा जो आर्थिक विकास है, हमारा जो आर्थिक पक्ष है जीवन का, वो इस धरती से जुड़ा हुआ है। अगर धरती उपजाऊ है, अगर धरती हमसे प्रसन्न है, हमारा संबंध उससे अच्छा है, हम उसके बारे में अच्छी प्रकार से जानते हैं, उसके रखरखाव के बारे में अच्छी प्रकार से जानते हैं, तब तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा होगा, हम बहुत ही विकास करेंगे। और अगर हम धरती के बारे में नहीं जानते हैं, उससे अनभिज्ञ हैं, तो हमारा जीवन विकसित नहीं हो सकता है, हम आर्थिक रूप से पिछड़ सकते हैं। और इस आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को और अच्छा बनाने के लिए, इस धरती के बारे में, धरती में छुपे हुए कुछ रहस्य हैं, उसके बारे में जानना आवश्यक है कि धरती में कहाँ पर ईंधन है, यानी डीजल या पेट्रोल या अन्य प्रकार के जो जीवाश्म ईंधन हैं वो कहाँ छिपे हुए हैं, कहाँ पर सोने हैं, कहाँ पर चांदी है, कहाँ पर कोयला है। इन रहस्यों को हमें जानना पड़ेगा। और इस भूगर्भ की रक्षा हम कैसे करें, जो हमारा आगे का जीवन अच्छा बन सके, वो इस रहस्य को जानना आवश्यक है। और इसके लिए आवश्यक क्या है कि हम विज्ञान में प्रगति करें, विज्ञान के द्वारा प्रगति करें। और ये विज्ञान का विकास आवश्यक है। और किस रूप में विज्ञान का विकास हो? विनाशात्मक नहीं, विकासात्मक, सृजनात्मक विकास होना चाहिए, सकारात्मक विकास होना चाहिए विज्ञान का। ऐसा नहीं कि हम अपने ही जीवन को संकट में डाल दें, विज्ञान के ऐसे खोज न करें, बल्कि इस धरती को कैसे बचाएं, इस पर्यावरण को कैसे अच्छा करें, इस आसमान को कैसे अच्छा करें, जो हमारे जीवन को रक्षा प्रदान करते हैं, उसको कैसे अच्छा बनाएं, ये विज्ञान का कार्य है। और विज्ञान का विकास अगर इस प्रकार से होता है तो निसंदेह मनुष्य अपने जीवन को और सरल बनाएगा और अच्छे प्रकार से बनाएगा। और साथ में विज्ञान एक ऐसी चीज है कि हमें रोजगार के अवसर पैदा करता है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में रोजगार हो तभी उसका जीवन अच्छा हो सकता है। तो विज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो हमको सभी हाथों को काम दे सकता है। तो विज्ञान का विकास इस प्रकार से हमें करना है। और खास बात यह है इस राष्ट्र के स्वरूप के लिए कि जो पृथ्वी है, धरती है, वो समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जितनी भी राष्ट्रीय विचारधारा हमारी बनती है या निकलती है, वो इस धरती के द्वारा ही निकलती है, इस धरती से ही जुड़ी हुई है। आप भारतवर्ष में रहते हैं, भारतवर्ष की एक सीमा है, अन्य राष्ट्रों से जुड़ी हुई सीमाएं हैं, उसकी हम रक्षा करते हैं। क्यों रक्षा करते हैं? क्योंकि ये हमारी भूमि है, हम इस पर रहते हैं, हमारा इससे विकास जुड़ा हुआ है, इसको हम माता का दर्जा देते हैं। और इसीलिए माता का दर्जा देते हैं कि हमारा भावनात्मक जुड़ाव इस धरती से बना रहे।
हम देखेंगे कि कश्मीर हो या पूर्वोत्तर का जो इलाका हो, उसको किस संजीदगी के साथ हम लोग कितने सैनिक वहाँ पर रखे हुए हैं और वो हमारी सीमाओं की रक्षा करते रहते हैं, क्योंकि इस भूमि से हमें प्यार है, इस भूमि से ही हमारी पहचान है। प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसकी धरती से ही है, उसके राष्ट्र से ही है। इसलिए जितनी भी राष्ट्रीय विचारधाराएं हैं इस धरती से ही विकसित होती हैं, धरती से ही ये जुड़ी हुई होती हैं। इस पृथ्वी के पश्चात जो राष्ट्र के स्वरूप का दूसरा तत्व है वो है जन, यानी धरती तो हो ही, एक राष्ट्र के स्वरूप के लिए धरती तो अति आवश्यक है ही, साथ में जन का भी होना आवश्यक है। जन नहीं रहेगा तो इस राष्ट्र का स्वरूप नहीं बनेगा, क्योंकि धरती चेतना अवस्था में तभी आती है, धरती से हम लोग लाभ तभी प्राप्त करते हैं जब ये जन सक्रिय बनता है। साथ में जो ये जन है इस धरती को अपनी मातृभूमि के रूप में देखता है और इसका संबंध इस धरती से माता और पुत्र का होता है। ये तभी ये हमारी राष्ट्रीयता बलवती होती है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, भूमि हमारी माता है, मैं उसका पुत्र हूं। ये जब भाव लोगों के हृदय में उमड़ता है, लोगों के हृदय में पनपता है, तब हमारी राष्ट्रीय विचारधारा बलवती होती है। हमारा इस राष्ट्र से जुड़ाव और मजबूत होता जाता है। तो इस धरती से हमारा संबंध माता और पुत्र का है। और सबसे आवश्यक ये है कि हमारे कुछ अधिकार हैं, कुछ कर्तव्य हैं। इस राष्ट्र में रह करके अधिकार तो जानने ही चाहिए, हमें कर्तव्य पहले जानने चाहिए। कर्तव्य किसके प्रति? इस राष्ट्र के प्रति, इस धरती के प्रति, इस पर्यावरण के प्रति, इस बाग बगीचों के प्रति, यहाँ पे जितनी चीजें हमें लाभ पहुंचाती हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाती हैं, उसके प्रति अगर हमारे कर्तव्य अच्छे हैं, कर्तव्यों को हम जानते हैं, कर्तव्यों को भली प्रकार से उसका निर्वहन करते हैं, तो निसंदेह हमारे राष्ट्र की उन्नति होती रहेगी। और जिस राष्ट्र में लोग स्वार्थ रहित होंगे, यानी वो स्वार्थ के लिए काम नहीं करेंगे और परिश्रमी होंगे, उस राष्ट्र की उन्नति निरंतर होती रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। साथ में ये ध्यान देना है कि जो जन है वो नदी के प्रवाह के समान है। जिस प्रकार से नदियां कलकल कलकल छलछल छलछल बहती रहती हैं और ये कभी धारा खत्म नहीं होती है, उसी प्रकार से हमारा जीवन, ये जनजीवन चलता रहता है और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेखक ने लिखा है कि जब तक सूर्य की रश्मियां रहेंगी, सूर्य की किरणें धरती पर आती रहेंगी, तब तक ये जन उस पर रहेगा। ये सर्वदा सत्य है कि जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये सूर्य रहेगा, हम सकारात्मकता के साथ जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे, विज्ञान को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे, तब तक हमारा जीवन अच्छा बनता रहेगा और हम उस नदी के प्रवाह के समान बने रहेंगे, हमारा जीवन बना रहेगा। इस प्रकार से इस तत्व का होना, जन का होना राष्ट्र के स्वरूप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम चलते हैं। जो पृथ्वी और जन तो राष्ट्र के स्वरूप के लिए अति आवश्यक है ही है, साथ में संस्कृति का होना भी, ये जो संस्कृति है उसका भी होना राष्ट्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये दो तत्व हों और संस्कृति न हो। मान लीजिए जन हो, लोग रहें, साथ में भूमि भी हो, लेकिन हमारी संस्कृति
विकसित न हो, संस्कृति से हम भरे पूरे न हों, तो हमारा राष्ट्र संपन्न माना नहीं जाएगा। और संस्कृति कहते किसे हैं? जो ज्ञान और कर्म का फल होता है, जो उत्तम फल होता है, हम जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं और उसको अपने जीवन के लिए चुन लेते हैं, वही संस्कृति है। संस्कृति अच्छे गुणों को इकट्ठा जब हम करते हैं और उसको कई हजारों वर्षों से जब परख लेते हैं कि ये हमारे जीवन को अच्छा बनाता है, वो संस्कृति का अंग बन जाता है और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस राष्ट्र के लिए संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृति को ही राष्ट्र और जन का मस्तिष्क कहा जाता है। अगर ये संस्कृति न हो तो जन का मस्तिष्क कहा जाएगा वो कबंध मात्र है, यानी केवल ऊपर हमारा मस्तिष्क नहीं है, ये कंधा ही कंधा के नीचे से है। तो जब हमारा मस्तिष्क ही नहीं होगा, हमारा दिमाग ही नहीं काम करेगा, तो इस धड़ का कोई मतलब नहीं है। अर्थात हमारा मस्तिष्क स्वस्थ और सुंदर होना चाहिए, हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए, हमारा मस्तिष्क अच्छी प्रकार से काम करते रहना चाहिए। ये आवश्यक है इस राष्ट्र के स्वरूप के लिए। और राष्ट्र की वृद्धि तभी संभव है जब हमारे संस्कृति का विकास हो, हमारे संस्कृति का अभ्युदय हो, विकास हो, तभी राष्ट्र की वृद्धि संभव है। और ध्यान देना है कि हमारा जो राष्ट्र है वो बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। पता चलेगा कि पूर्वोत्तर में कुछ और संस्कृति पनप रही है, इस मध्य भारत में कुछ और संस्कृति है, दक्षिण की संस्कृति थोड़ी सी भिन्न है, उत्तर की संस्कृति हमसे भिन्न है, पश्चिम की संस्कृति काफी भिन्न है। लेकिन इस भिन्नताओं में भी हम संस्कृत की अच्छी चीजों के, प्रत्येक संस्कृतियों से अच्छी चीजों को लेकर के एक समन्वय बनाते हैं और उस राष्ट्र में, राष्ट्र के निर्माण में इन सभी संस्कृतियों से हम लाभ उठाते हैं और संस्कृति के द्वारा इस राष्ट्र को और सुंदर बनाते हैं और उसे एक सूत्र में पिरोने का कार्य ये करते हैं इस विभिन्न संस्कृतियां। जैसे कोई गुलदस्ता हो और उस गुलदस्ते में अनेक प्रकार के फूल लगा दिए जाएं, अगर एक ही तरह का फूल हो तो एक रूपता दिखाई देने लगेगी, लेकिन उसमें विभिन्न प्रकार के अगर फूल दिखाई दिए, विभिन्न रंगों के फूल लगा दिए जाएं, तो वो गुलदस्ता कुछ ज्यादा ही सुंदर दिखाई हमें देने लगता है। इसी प्रकार से ये भारतीय संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, जिसमें विभिन्न तरह की संस्कृतियां मिलकर के नदियों की भांति एक समुद्र में आती हैं और उसके पश्चात एक अच्छे संस्कृति का निर्माण करती हैं और एक हम में एक सांस्कृतिक रूप से एक विकसित राष्ट्र बनाती हैं। और खास बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं इतने उदार हैं कि प्रत्येक संस्कृतियों से लोग रस चुरा लेते हैं। हमें आसाम के नृत्य भी लुभाते हैं, दक्षिण की भरतनाट्यम भी लुभाती है और भी कश्मीर के नृत्य भी लुभाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की संस्कृति हमें आनंदित करते हैं, ये हमारी लोगों की ये विशेषता है। और एक बात ध्यान रखना है कि जो पूर्वजों से हमें प्राप्त है, परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति के कुछ अंग हैं, उसे हमें बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसके माध्यम से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब हमारे समक्ष प्रश्न कैसे आएंगे, उसका अभ्यास कैसे करेंगे। जैसे एक गद्यांश दिया रहेगा कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें
कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। तो ये गद्यांश दिया रहेगा। इस पर 5 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंकों के पूछे जाएंगे। सबसे पहले पाठ का नाम और लेखक पूछा जाएगा। तो आप जानते ही हैं कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है ये गद्यांश, और चूंकि आप पढ़े रहेंगे 4-5 बार तो आप उसको जान जाएंगे किस अध्याय से लिया गया है। और लेखक आपको पता होगा कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या हमें करनी होगी कि जन का प्रवाह अनंत होता है, अर्थात जन कभी समाप्त होने वाला नहीं है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। ये धरती और जन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सहस्रों वर्षों से ये जुड़ाव हुआ है। और साथ में ये जब तक सूर्य रहेगा, जब तक सूर्य की किरणें धरती पर आती रहेंगी, तब तक ये जन रहेगा। और इसमें कहा गया इस अवतरण में राष्ट्र के किस तत्व पर प्रकाश डाला गया है, तो जन के तत्व पर प्रकाश डाला गया है। जिनका प्रवाह अनंत, जन का प्रवाह अनंत होता है, अर्थात ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये प्रश्न है, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक रहेगा? राष्ट्रीय जन का जीवन तब तक रहेगा जब तक कि सूर्य हमारी धरती पर प्रकाश देता रहेगा। तो ये हमारा प्रश्नाभ्यास होगा। इसी प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे और विद्यार्थी अपने घर पे भी स्वमूल्यांकन करेंगे। कैसे करना होगा कि जीवन परिचय आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लिख करके याद करना होगा। निबंध किसे कहते हैं, निबंध कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको अभ्यास करना है, निबंध के बारे में जानना है। राष्ट्र का स्वरूप किस प्रकार निश्चित होता है, इसको निर्मित करने वाले तत्व जो बताए गए हैं उसको भी लिखना है। और एक प्रश्न अभ्यास भी आपको करना है, धरती माता की आवश्यक है जो गद्यांश है उस पर आपको ये हल करना है। प्रश्नों को, दिए गए प्रश्नों पे 5 प्रश्न दिए रहेंगे, आप उसको हल करिए, अध्ययन करिए। उसके पश्चात ये जो अध्याय है आपका तैयार हो जाएगा। इस अध्याय को 4-5 बार जरूर पढ़िए, मूल तत्व को जानिए। इसमें मूल तत्व जो 3 तत्व दिए गए हैं उसके बारे में जानिए। और गद्यांश कहीं से भी पूछे, उस गद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर ही आपको देने हैं, अलग से उत्तर आपको नहीं देने हैं। इसलिए उस गद्यांश को भली प्रकार से पढ़िए, 2-3 बार उसको पढ़िए। तत्पश्चात उसको आप पढ़ने के पश्चात ये जानकारी वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में जान लेंगे, राष्ट्र की संकल्पना के बारे में जान लेंगे और राष्ट्र निर्माण के तत्व के बारे में आप जान जाएंगे। पृथ्वी के साथ संबंध क्या है वो भी आप जान जाएंगे। संस्कृति की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है ये भी जान जाएंगे। और कैसे अच्छे अंक अर्जित करते हैं ये भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप इसको अच्छी प्रकार से 4-5 बार अध्याय को पढ़िए, इसके मूल तत्व को समझिए और प्रश्न अभ्यास करिए। आपको समझ में भी ये अध्याय आएगा और साथ में अच्छे अंक अर्जित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। सारी